हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यापथ में आप सभी का स्वागत है। मैं हर्ष झा, जो कि आज इतिहास प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे। तो भारत का इतिहास जो कि हम एक सम्मानित पुस्तक लूसेंट बुक से करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं और आप सब धैर्य बनाकर इस वीडियो को देखिएगा। यह वीडियो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। आप लोग जानते हैं उत्तर, जैसे ये ऊपर की ओर हो गया, इसको हम उत्तर कहते हैं। उत्तर में हमारा हिमालय से लेकर यह दक्षिण हो गया, दक्षिण में समुद्र तक यह फैला उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराण में भारतवर्ष अर्थात भरत का देश तथा यहाँ के निवासी को भारती अर्थात भरत की संतान कहा गया है। महाकाव्य तथा पुराण में भारतवर्ष अर्थात भरत का देश कहा गया है, याद रखिएगा, और भरत की संतान भी कहा गया है। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकार ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया। तो अगर क्वेश्चन आ जाए हिंदुस्तान के नाम से किसने संबोधित किया, तो याद रखिएगा यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकार ने हिंद कहा अथवा हिंदुस्तान कहा। कहीं ना कहीं यूनानी जो थे उसी ने नाम दिया हिंदुस्तान का, और मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद तथा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया। भारतीय इतिहास के अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है, जैसे कि पहला भाग प्राचीन भारत इतिहास है, जिसको हम एंशियंट हिस्ट्री कहते हैं, और दूसरा मध्यकालीन भारत, जिसको कि हम मेडिएवल हिस्ट्री कहते हैं, और तीसरा आधुनिक भारत, जिसको कि हम मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत की अगर बात हम करें तो इसका मुख्यतः 4 स्रोत होते हैं, जैसे कि पहला हम धर्म ग्रंथ से कुछ जानेंगे। धर्म ग्रंथ क्या होता है, ऐतिहासिक ग्रंथ क्या होता है, विदेशियों का विवरण तथा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य भी मिले हैं। धर्म ग्रंथ की अगर हम बात करें तो भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। अगर पूछा जाए भारत का सर्वप्राचीन वेद कौन सा है, तो धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। किसको माना जाता है? धर्म ग्रंथ के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण वेद व्यास को माना जाता है। वेद 4 हैं, जैसे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद हैं। ऋग्वेद पहला वेद है ऋग्वेद, जो कि ऋग्वेद के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल 1028 सूक्त हैं, एवं ऋचाएँ पूछा जाए तो 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। क्वेश्चन आपसे इस तरह से आएगा एग्जामों में कि ऋग्वेद में मंडल की संख्या कितनी है, तो इसमें मंडल 10 मंडल हैं। वहीं सूक्त की अगर बात करें हम तो सूक्त 1028 सूक्त हैं। वहीं ऋचाएँ 10,462 ऋचाएँ हैं। तो और इस वेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, तो इस वेद को पढ़ने वाले को होत्री कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता
सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। अभी क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, तीसरे मंडल किस देवता को समर्पित है? तो तीसरे मंडल ऋग्वेद का सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। और 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख है? तो 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। और इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? खील कहा जाता है। और इसमें 4 वर्ण मुख्यतः थे, जिसमें कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख्य भुजाओं तथा जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। जैसे ब्राह्मण की अगर बात करें तो वह मुख से, वहीं क्षत्रिय भुजाओं से और वैश्य जंघाओं से तथा शूद्र चरणों से उत्पन्न हुए। तथा धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों को व्यवसायों, दायित्व, कर्तव्यों तथा विशेष अधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। वामनांतर के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा वहीं अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। अगर हम यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद सस्वर पाठ के लिए मंत्र तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। और यजुर्वेद के पाठकर्ता को अथर्वयु कहते हैं। क्वेश्चन इस तरह से आपके एग्जाम में आएगा, यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? तो यजुर्वेद के पाठ्यकर्ता को अथर्वयु कहते हैं। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में है। अगर पूछा जाए गद्य एवं पद दोनों में कौन सा वेद है, तो आप बोलेंगे कि यजुर्वेद है। और सामवेद यह गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है और इसके पाठकर्ता को उदारतु कहते हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद मुख्यतः गायन शैली वाला वेद है इसमें, और इसी वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। और अथर्ववेद, अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, साप वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि, महात्म्य आदि विविध विषयों के संबंध मंत्र तथा सामान्य मनुष्यों के विचारों, विश्वासों, अंधविश्वास इत्यादि का वर्णन है। अथर्ववेद में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? तो अगर आपके एग्जाम में आता है तंत्र मंत्र, जादू टोना, औषधि, इस सब कौन सा वेद से लिया गया है? तो आप बोलेंगे अथर्ववेद से लिया गया है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। क्वेश्चन में इस तरह से आएंगे आपके एग्जाम में, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो आप कहेंगे ऋग्वेद है। वहीं सबसे नया वेद या सबसे बाद वेद कौन सा आया है? तो अथर्ववेद आया है। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांग की रचना हुई है, जिसमें कि शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद हैं। तो भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराण से मिलता है। पुराण के रचयिता की अगर बात हम करें तो पुराण की रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र
उग्र सर्वा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है। अगर पुराणों की संख्या पूछा जाए तो पुराणों की संख्या 18 है और इनके रचयिता लोमहर्ष हैं। और जिनमें केवल 5 जैसे मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सबसे पुराना पुराण कौन सा है, तो आप बोलेंगे सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। अधिकतर जो हमारे पुराण हैं, पुराण की संख्या 18 है। इनके रचयिता कौन हैं, तो लोमहर्ष हैं। तो जितने भी पुराण हैं अधिकतर वह संस्कृतों में लिखे गए हैं। स्त्रियों तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे और पुराणों का पाठ पुजारी मंदिर में किया करते थे। पुराणों का पाठ कहाँ हुआ करता था, तो मंदिर में किया करते थे। कौन करते थे, तो पुजारी करते थे। क्लियर है यहाँ तक। और स्मृति ग्रंथ में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक कौन सी मानी जाती है, मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। जातक जो कि बुद्ध की पूर्ण जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिनमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। तो क्वेश्चन यह आ जाएगा, बुद्ध की पूर्ण जन्म की कहानी किस में वर्णित है, तो जातक में है। और आप लोग जानते हैं हीनयान और महायान दो प्रमुख थे, तो इस पे भी हम आगे चर्चा करेंगे। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृतियों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंध का विवरण है। चलिए आगे आते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं, क्वेश्चन यह पूछेगा। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं। कौटिल्य का ही अनेक नाम हैं, जिसमें उनका एक प्रमुख नाम और है विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त किसका नाम है, कौटिल्य का। कौटिल्य को क्या बोला जाता है, अर्थशास्त्र के लेखक। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण के द्वारा किया गया था और कल्हण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है। क्वेश्चन यह पूछा जाएगा, कल्हण द्वारा रचित पुस्तक कौन सा है, तो राजतरंगिणी है, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। राजतरंगिणी का संबंध किससे है, कश्मीर के इतिहास से है। यह क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में आ चुके हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। अरबों की सिंध विजय के वृत्तांत चचनमा में सुरक्षित है। अरबों की जो सिंध विजय का वृत्तांत है वह चचनमा में सुरक्षित है। लेखक थे चचनमा के अली अहमद, याद रखिएगा। और क्वेश्चन पूछा जाएगा, अष्टाध्यायी के लेखक कौन हैं, तो अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। इसमें मौर्य के पहले का इतिहास और मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनमें महाभाष्य को शुंग का इतिहास का पता चलता है। हम लोगों ने 2 पेज पढ़ लिए अभी तक और आगे चलते हैं। और हमें नहीं लगता है कि यह 2 पेज में आप लोगों को दिक्कत हुई होगी। और थोड़ा सा यहाँ बच गया था, पुराण किससे संबंधित हैं, जैसे कि विष्णु पुराण जो कि मौर्य वंश से संबंधित हैं, वहीं मत्स्य पुराण
आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है, वहीं वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। गुप्त वंश का संस्थापक पूछा जाता है क्वेश्चन में, जो कि श्रीगुप्त है। हम लोग धीरे धीरे आगे और डीपली से पढ़ेंगे, जैसे जैसे चैप्टर हमारा मतलब टॉपिक आता जाएगा उसी तरह से हम चैप्टर को पढ़ेंगे। आप लोग धैर्य बनाकर रहिएगा। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी क्या क्या थी प्राचीन भारत में? जैसे यूनानी रोमन लेखक हेरोडेटस के बारे में भी ज़्यादा पूछता है और टेशियस के बारे में भी ज़्यादा पूछता है। यह ईरान का राज्य वैद्य था। कौन ईरान का राज्य वैद्य था? तो टेशियस जो था वह ईरान का राज्य वैद्य था और भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। ठीक है। और हेरोडेटस तो आप लोग जान रहे होंगे, इसे इतिहास के पिता कहा जाता है, यानी फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? हेरोडेटस को कहा जाता है। इसकी पुस्तक का नाम हिस्टोरिका है। उसमें इसने बताया था 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत और फारस के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। अगर क्वेश्चन यह आए फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडेटस और इसकी पुस्तक का नाम हिस्टोरिका, और इसमें इसने क्या वर्णन किया है? भारत और फारस के संबंध का वर्णन किया है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सिकंदर के साथ आने वाले लेखक में से एक नियार्कस थे, आने सिक्रटस थे तथा अस्टियोबुल्स के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय है। वहीं मेगास्थनीज जो कि सेलुकस निकेटर का राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था, और मेगास्थनीज द्वारा इसकी पुस्तक एक लिखी गई है इंडिका, जो कि इसके लेखक हैं मेगास्थनीज। उसमें इन्होंने मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। अगर पूछा जाए इंडिका में क्या लिखा गया है, तो उसमें मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा गया है। वहीं 5वें नंबर पे हैं डायमेक्स। यह सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था। आंतियोकस का राजदूत कौन था? डायमेकेस, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। डायनोसियस या मिस्र नरेश टॉलमी फिलडेप्स का राजदूत था, जो अशोक के दरबार में आया था। टॉलमी जो कि इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। क्वेश्चन यह पूछा जाएगा भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखा, तो वह हो जाएगा टॉलमी। और फिलनी जो कि अपने आप में महत्वपूर्ण थे, फिलनी की एक पुस्तक का नाम है नेचुरल हिस्ट्री। क्वेश्चन आता है नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है, तो फिलनी। इसमें भारतीय पशुओं एवं पेड़ पौधा तथा खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। और लास्ट पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी पुस्तक के लेखक कौन है? यह भी क्वेश्चन आता है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आए थे। इसने उस समय के भारत के बंदरगाह तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी थी। हे गाइस, तो जैसे कि हम जान रहे हैं पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी पुस्तक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था, लेकिन कहीं कहीं इसका जो लेखक था वह दिया हुआ है विलियम एच शॉप, जो कि अपने लूसेंट बुक में इसकी जानकारी नहीं दी हुई है कि कौन था, लेकिन कई एग्जामों में आया है तो उत्तर यही लिया है कि पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी पुस्तक के लेखक जो थे वह विलियम एच शॉप थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
और फाहियान जो कि चीनी लेखक थे, फाहियान या चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। क्वेश्चन इस तरह से आएगा आप लोग को, फाहियान किसके दरबार में आया था? फाहियान जो कि चीनी यात्री थे वह गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। फाहियान ने किसके बारे में वर्णन किया है? मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। याद रखिएगा, फाहियान ने मध्य प्रदेश के सामाजिक एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया। मध्य प्रदेश की जनता को सुखी तथा समृद्ध कौन बताया? फाहियान। वहीं संयुगन दिया हुआ है इसमें। यह 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपनी 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की थी। ह्वेनसांग जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ह्वेनसांग और फाहियान काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो कि ह्वेनसांग जो है कि यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ह्वेनसांग जो कि 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया था और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा और भारत में 15 वर्ष तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौटा। ह्वेनसांग जो है किसके शासनकाल में भारत आया था? यह क्वेश्चन काफ़ी सारे एग्जामों में आ चुका है। यह ह्वेनसांग जो था वह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ह्वेनसांग 629 में चाइना से इंडिया आया था और भारत में 15 वर्ष तक रहा था। और कब चीन गया था? फिर 645 ईस्वी में। यह बिहार के नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत CUकी नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीतियों के बारे में वर्णन किया। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। इसके अनुसार सिंध का राजा कौन था? शूद्र था। देखिए, सबसे पहले ह्वेनसांग जो है, यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। यह किसके शासनकाल में भारत आया? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। कब ह्वेनसांग चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया? 629 में किया। भारत में कितने वर्षों तक रहा? भारत में 15 वर्षों तक रहा। ठीक है। और ये कब चीन भारत से 15 वर्ष रहकर चीन कब गया? 645 ईस्वी में गया। यह बिहार के नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने आया था और इसका मुख्य किस पर्पस से आया था? क्योंकि यहाँ के जो बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका जो भ्रमण वृत्तांत की CUकी जो कि CUकी नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है, जो कि इसमें हर्षकालीन समाज और धर्म राजनीति के बारे में इसने वर्णन किया। और इसके अनुसार जो था ना कि सिंध का राजा कोई शूद्र था। सिंध का राजा शूद्र था, यह ह्वेनसांग के अनुसार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? तो आचार्य शिलभद्र थे। ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शिलभद्र थे। यह क्वेश्चन काफ़ी सारे एग्जाम में आ गया है, डायरेक्ट भी पूछ लेता है। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति उस समय कौन थे? ह्वेनसांग के समय तो आचार्य शिलभद्र थे। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। इत्सिंग जो कि 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था और इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि भागलपुर में अवस्थित है, नालंदा विश्वविद्यालय अवंतीचक गांव में स्थित है, तो तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया था। और कुछ अरबी लेखक भी आए थे, जैसे कि अल-बरूनी या महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। अल-बरूनी किसके साथ भारत आए थे?
महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे, जो कि अरबी में लिखी गई उसकी कृतियां हैं किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद, यानी भारत की खोज। आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें उन्होंने राजपूत कालीन समाज तथा धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। अलबरौनी जो है अरबी लेखक थे। यह भारत किसके साथ आए थे? महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। अरबी में लिखी गई उसकी कृतियां जो है कौन कौन सी है? किताब उल हिंद, इसी को तहकीक ए हिंद के नाम से जाना जाता है। यानी अगर बात करें तो भारत की खोज आज के इतिहासकार के लिए यह महत्वपूर्ण स्रोत में से एक है। इसमें उन्होंने राजपूत काल के बारे में बताया, समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति पर इन्होंने एक अच्छा प्रकाश डाला। चलिए कुछ अन्य लेखक हैं उनको भी जान लेते हैं, जिनमें से कि एक तारानाथ प्रसिद्ध है। तारानाथ जो कि यह एक तिब्बती लेखक थे। इसने कंगयूर तथा तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना की। तारानाथ ने जो कि तिब्बती लेखक थे, इसने कंगयूर तथा तंगयूर नामक ग्रंथों की रचना की। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कंगयूर एवं तंगयूर नामक ग्रंथों की रचना किसने की, तो क्या हो जाएगा? तारानाथ। और इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तारानाथ जो थे तिब्बती लेखक थे, इन्होंने कंगयूर तथा तंगयूर नामक ग्रंथों की रचना की और इनकी रचना से भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और एक अपने आप में महत्वपूर्ण मार्को पोलो थे, जो कि 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आए थे। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। 1400 ईस्वी पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई, जो कि एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम से मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के वेशन नगर गरुड़ स्तंभ से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र कौन से अभिलेख में है? क्वेश्चन ऐसे आते हैं, तो आप बताइएगा। हाथी गुम्फा अभिलेख में है। और सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख है सोहगौरा अभिलेख। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाली हुन आक्रमण की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्जामों में पूछा गया है। और सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख से प्राप्त होती है। आप लोग याद रखिएगा, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख से प्राप्त होती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी जो है मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। और अभिलेखों का अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा, अभिलेखों का अध्ययन को क्या कहते हैं? एपिग्राफी। चलिए कुछ पढ़ लेते हैं, कुछ अभिलेख और उनके प्रमुख शासक के बारे में। महत्वपूर्ण अभिलेख और उनके शासक, जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख से क्या मिलता था? हाथी गुम्फा अभिलेख से भारतवर्ष का जिक्र हुआ था। तो हाथी गुम्फा अभिलेख का शासक उस समय कौन थे? कलिंग राजा कलिंगराज थे। कलिंगराज खारवेल थे। और जूनागढ़ जो कि गिरनार अभिलेख भी कहते हैं। गिरनार कहाँ है? गुजरात में स्थित है। रुद्रदामन नासिक अभिलेख के शासक कौन थे? गौतमी बलश्री। प्रयाग स्तंभ लेख के शासक कौन थे? समुद्रगुप्त। वहीं ऐहोल अभिलेख के
शासक कौन थे? तो पुलकेशिन द्वितीय थे। मंदसौर अभिलेख के शासक कौन थे? मालवा नरेश यशोधर्मन थे। वहीं ग्वालियर अभिलेख जो कि प्रतिहार नरेश भोज इसके शासक थे। भितरी एवं जूनागढ़ अभिलेख के शासक कौन थे? स्कंदगुप्त। वहीं देवपाड़ा अभिलेख के शासक कौन थे? बंगाल शासक विजय सेन। और ये क्वेश्चन तो याद रखिएगा, यहाँ भी आ गया। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो अभिलेखों के अध्ययन को इपिग्राफी कहते हैं। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल जो कि बुर्ज होम से गर्त आवास का साक्ष्य मिलता है, इनमें उतरने के लिए कई सीढ़ियाँ होती थी। बुर्ज होम जो कि कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल है, इसमें गर्तावास गड्ढा घर का साक्ष्य मिलता है। इसमें उतरने के लिए कई सीढ़ियाँ होती थी। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था। इसी को साहित्य में कासापर्ण कहा गया है। क्वेश्चन इस तरह से आएगा एग्जाम में, प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? तो प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है, कहते हैं। इसी को साहित्य में कासापर्ण कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्के पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। सर्वप्रथम जो सिक्के पर लेख लिखा करते थे वह किस शासक का सर्वप्रथम कार्य किए उस चीज़ पर? तो उस चीज़ पर यवन शासकों ने काम किए। और समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्कों से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। क्वेश्चन इस तरह से आएगा, वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से किस शासक का प्रमाण मिलता है? तो समुद्रगुप्त का प्रमाण मिलता है। और समुद्रगुप्त कितने संगीत प्रेमी आदमी थे तो आप लोग जानते ही हैं, क्योंकि उनका जो वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से भी प्रतीत होता है वह संगीत प्रेमी थे। अरिकमेडु जो कि पुडुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्राग ऐतिहासिक काल, जिस काल में मनुष्य ने घटना का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। यानी जिसमें कि मनुष्य को लिखने की जानकारी प्राप्त नहीं हुई उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। मानव विकास ने उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। आदि ऐतिहासिक काल में लेखन कला का तो प्रचलन था लेकिन उसके पढ़ने का प्रचलन नहीं कर पा रहे थे। वहीं ज्ञानी मानव जो कि होमोसेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है, आप लोग याद रखिएगा। इसका प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार पूर्व हुआ। और पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य अधिकार शिकार था। उस समय हम लोग शिकार किया करते थे। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हो गया। और वहीं पूछा जाए पहिए का तो पहिए बताइएगा आप लोग नव पाषाण काल में हुआ। इस तरह से क्वेश्चन आएगा। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? तो पूर्व पाषाण काल में हुआ। वहीं पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू बनाया। सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया? कुत्ते को पालतू बनाया। और मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति कब हुई? तो नव पाषाण काल में हुई। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाए जाने वाले प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। कृषि का आविष्कार पूछा जाए तो कृषि का भी आविष्कार जो है नवपाषाण काल में हुआ। कृषि एवं पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। प्राग ऐतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल जो थे मेहरगढ़ थे जो कि पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीनतम फसल जो थी गेहूं एवं जौ थी। सबसे प्राचीन फसल गेहूं एवं जौ है। उस समय यही फसल मिले थे, गेहूं एवं जौ। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई है। और भारत में
पूर्व प्रस्तर युग का अधिकांश औजार जो थे स्फटिक पत्थर के बने होते थे, क्योंकि उस समय जो है लोहे का प्रमाण नहीं मिला था और सबसे पहला धातु मनुष्य ने जो उपयोग में लाया था वह तांबा था। और भारत का सबसे प्राचीन नगर जो है मोहनजोदड़ो है, जो कि सिंधी भाषा में जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का क्या बोला जाता है? मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी बोला जाता है। और यह किस भाषा का अर्थ है? यह सिंधी भाषा का अर्थ है। रेडियो कार्बन, अब सिंधु सभ्यता पढ़ते हैं। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। और रेडियो कार्बन जो था C14 जैसी पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य तिथि प्राप्त किया गया है, जो कि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक मानी गई है। और सिंधु सभ्यता की खोज किसने किया था? तो सिंधु सभ्यता का खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। सिंधु सभ्यता को प्रोटो हिस्टोरिक या ब्रॉन्ज युग में रखा जा सकता है, यानी प्रोटो हिस्टोरिक मतलब होता है प्राक ऐतिहासिक, वहीं ब्रॉन्ज कांस युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी को द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय कहते थे, मतलब इस सभ्यता के मुख्य निवासी थे द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। ठीक है। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल जो है, जो कि सूतकांडोर बलूचिस्तान, वहीं पूर्वी पुरास्थल जो कि आलमगीरपुर थे, जो कि यूपी में अवस्थित है। यूपी उत्तरी पुरास्थल मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो कि चेनाब नदी पर है। वहीं आलमगीरपुर हिंडन नदी पर स्थित है। वहीं तथा दक्षिणी पुरास्थल जो कि दायमाबाद है, जो कि महाराष्ट्र में अवस्थित है। याद रखिएगा आप लोग। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता जो कि अपने आप में नगरीय सभ्यता थी, सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थल में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई थी। ये मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवाड़ीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ एवं कालीबंगन अवस्थित थे। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए थे। अगर क्वेश्चन में यह पूछा जाए सर्वाधिक हड़प्पा संस्कृति स्थल किस राज्य में खोजे गए थे स्वतंत्रता पश्चात, तो वह हो जाएगा गुजरात। लोथल एवं सुतकोटदा जो कि सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था। जूते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो जूते हुए खेत का प्रमाण कालीबंगन से मिला है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत। मोहनजोदड़ो से एक प्राप्त हुआ है बृहत स्नान घर, जो कि एक प्रमुख स्मारक थे, जिसमें मध्य स्थित स्नान कुंड जो कि 11.88 मीटर लंबा, वहीं 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा था। अग्निकुंड जो कि लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन इस तरह से आएगा, अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता थे, जो कि पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य की मूर्ति मिली है, यानी मोहनजोदड़ो से जो है एक नर्तकी की मूर्ति मिली है जो कि कांस्य की थी। हड़प्पा की मुहरे पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। मनके बनाने के भी कारखाने लोथल एवं चनहुद्रो से मिले हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, सिंधु सभ्यता में सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी भाव चित्रात्मक थी। कैसी लिपि थी? भाव चित्रात्मक। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक। यह लिपि जो है दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर तथा दूसरी पंक्ति जो होती थी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है दोस्तों। और सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। ग्रिड पद्धति, तो याद रखिएगा ग्रिड पद्धति। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर ना खुलकर
पीछे की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर ऐसा था कि जो कि जिसकी घरों की दरवाजे जो है मुख्य सड़क की ओर खुलता था। केवल लोथल में ही लोथल नगर ही एक ऐसा नगर था जिसका दरवाजा मुख्य सड़क की ओर खुलता था। सिंधु सभ्यता के मुख्य फसल जो कि गेहूं और जौ था, और सैंधव वासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल का प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। सुरकोटदा जो कि कालीबंगन एवं लोथल से सैंधव कालीन घोड़े का अस्थिपंजर मिला है। पूछा जाए तो घोड़े का अस्थिपंजर कहाँ से मिला है, तो घोड़े का अस्थिपंजर सुरकोटदा से मिला है। तौल की इकाई संभवतः जो हुआ करता था 16 के अनुपात में थी। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिया एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। आज के तरह बाइक और कार उस समय नहीं हुआ करते थे। चलिए कुछ इसमें बच गया है यहाँ आगे। सिंधु काल में विदेशी व्यापार जो हुआ करते थे, तांबा जो कि किस प्रदेश से लिया जाता था, तांबा जो है खेतरी बलूचिस्तान ओमान से, वहीं चांदी अफगानिस्तान और ईरान से विदेशी व्यापार था यह मुख्यतः। और सोना जो कि कर्नाटक अफगानिस्तान ईरान से, वहीं टीन अफगानिस्तान ईरान, और गोमेद जो कि सौराष्ट्र से, लाजवर्द मेसोपोटामिया से, वहीं सीसा ईरान से। एक एक चीज़ हम लोग लूसेंट किताब की पढ़ लेंगे, एक एक चीज़। और लूसेंट किताब के बाद हिस्ट्री आप लोग किस किताब से पढ़ना चाहिएगा वो हमें बताइएगा कमेंट करके। मेसोपोटामिया के अभिलेख अभी आप पढ़ेंगे, यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए, पेज नंबर 6 में पढ़ेंगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे और आप लोग इसको आराम से देख लीजिएगा, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम 5 पेज तक किए तो 5 पेज से अगर क्वेश्चन निकाला जाए तो 200 क्वेश्चन प्लस निकलेंगे। तो आप लोग सिर्फ एक बार वीडियो को देख लीजिएगा एक बार अच्छे से, कन्फ्यूजन सारा क्लियर हो जाएगा। 2x पे भी आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ सुनिएगा तो आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और लाइक शेयर कमेंट्स तो आप पर डिपेंड है, आप करो या नहीं करो। मेरा काम था बनाने का तो हमने बना दिया वीडियो, अब आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। मेसोपोटामिया के अभिलेख में वर्णित मेहलुवा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। मेसोपोटामिया के अभिलेख में वर्णित कौन सा शब्द है? मेलहुआ। मेलहुआ शब्द का अभिप्राय जो कि सिंधु सभ्यता से ही है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वाणिक वर्गों के हाथों में था। वणिक पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। एक पिग्गट थे जो कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के जुड़वा राजधानी कहा है। किसने कहा है? पिग्गट ने कहा है। इसको आप कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, इसको जो है आप अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। कहाँ के लोग धरती को उर्वरता का देवी मानकर उसकी पूजा करते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसका पूजा किया करते थे। वहीं वृक्ष पूजा, शिव पूजा का प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलता है। सिंधु सभ्यता से क्या मिलता है? वृक्ष पूजा, शिव पूजा का प्रचलन। वृक्ष पूजा, शिव पूजा का प्रचलन के साक्ष्य भी कहाँ से मिलता है? तो सिंधु सभ्यता से मिलता है। स्वस्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह में सूर्योपासना का अनुपान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित है।
पशुओं में कुंवड़ वाला सांड थे, इस सभ्यता के लोग के लिए विशेष पूजनीय थे, याद रखिएगा। और स्त्री मनुस्मृति अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मातृ अस्तात्मक समाज था। सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्र का प्रयोग करते थे। क्वेश्चन इस तरह से आएगा, सैंधववासी कौन से वस्त्र का उपयोग करते थे? सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्र का उपयोग करते थे। वहीं उनकी समाज कैसी थी? तो मातृ अस्तात्मक थी। क्वेश्चन याद रखिएगा। मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना जैसे कार्य किया करते थे, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ा देना, चौपर और पासा खेलना, यही सब कार्य था उस समय। और उस समय तो एंटरटेन का साधन यही सब था, तो यही सब करते थे अपना मनोरंजन के लिए। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। और सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। तलवार से परिचित क्यों नहीं थे? उस समय लोहा का प्रयोग नहीं किया गया, उपयोग नहीं किया गया था, लोहा का साक्ष्य का प्रमाण नहीं मिला था। कालीबंगन जो कि एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर समान लोगों के रहने हेतु था, वहीं किला से घिरे हुआ था। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में शवों की जलाने की प्रथा विद्यमान थी। शवों को दफनाने की प्रचलन किस सभ्यता में थी? तो शवों को दफनाने की जो प्रचलन है वह हड़प्पा सभ्यता में थी। वहीं मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रक्रिया थी। और लोथल एवं कालीबंगा में युगम समाधियां मिली है। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। टेराकोटा आपने सुना होगा, टेराकोटा किसको कहते हैं? आग में जो पकी हुई मिट्टी होता है, मिट्टी को टेराकोटा कहते हैं। आज यहाँ तक कर लेते हैं, इस पेज तक, और बाकी आगे करेंगे हम लोग। देखिए अब पढ़ेंगे प्रमुख स्थल और उसके नदी और उसका उत्खननकर्ता और वर्ष और वह किस जगह स्थित है। पहला है हड़प्पा जो कि रावी नदी के किनारे स्थित है। इसका उत्खननकर्ता कौन था? दयाराम साहनी था। इसका कब खोज किया गया था? 1921 में खोज किया गया था। अभी कहाँ स्थित है? तो अभी स्थित पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला में अवस्थित है। मोहनजोदड़ो जो कि सिंधु नदी पर स्थित है। वहीं इसका उत्खननकर्ता राखाल दास बनर्जी थे। कब किया गया था? 1922 में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लड़कना जिला में। आप लोग को लग रहा होगा हम इतना स्पीड में क्यों पढ़ रहे हैं, तो मेरा उद्देश्य धीरे पढ़ाने का नहीं है। मेरा उद्देश्य यह है कि आपका एग्ज़ाम के टाइम ऑफ व्यू से आपके समय को बचाया जा सके, और इस कारण से हमको जल्दी ख़त्म करना है। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो हम भी नहीं चाह रहे हैं कि ज़्यादा लंबा वीडियो हो। वहीं चनहुद्रो जो था सिंधु नदी पर था, और वहीं गोपाल मजूमदार इसका उत्खननकर्ता था। और 1931 में यह हुआ था। चनहुद्रो भी सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। कालीबंगन जो कि घग्गड़ नदी पर है, बीबी लाल एवं बी के थापड़ ने इसकी वर्ष 1953, और यह राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला में स्थित है। कोट डिजी जो कि सिंधु नदी पर है, फजल अहमद ने इसका खोज किया था। 1953 वर्ष हो जाएगा। सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान रंगपुर जो कि मादर नदी, रंगानाथ राव ने इसकी खोज किया था। उत्खननकर्ता रंगपुर का उत्खननकर्ता कौन है? रंगपुर का उत्खननकर्ता रंगानाथ राव है। यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में आ चुका है। वहीं कोट डिजी जो है सिंधु नदी पर, फजल अली अहमद, और 1953 में यह हुआ था, और सिंध प्रांत का खैरपुर नामक स्थान पर। रोपड़ जो कि सतलज नदी पर है, और इसका उत्खननकर्ता यकदत्त शर्मा था। कब हुआ था? 53-56 में। रोपड़ जो कि पंजाब का रोपड़ जिला में स्थित है। लोथल जो कि भगवा
भोगवा नदी पर है। रंगानाथ राव ने इसका उत्खनन किया था। कब किया था? 1958 में। सॉरी लोथल जो है भोगवा रंगनाथ राव ने इसकी उत्खनन 1955 से 62 में हुआ था। आलमगीरपुर जो कि हिंडन नदी पर स्थित है, जो कि यगदत्त शर्मा ने किया था, और आलमगीरपुर यूपी का मेरठ जिला में अवस्थित है। सुत का केंडोड़ दासक नदी पर स्थित है। ऑरेंज स्टाइल जॉर्ज डेल्स ने 1927 से 62 में पाकिस्तान के मकराना में समुद्र तट के किनारे किया था। बनवाली जो कि रंगोई में रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1974 में हरियाणा के हिसार जिले में किया था। वहीं धौलावीरा जो कि रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था, और यह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। गाइज आज हम लोग इतना ही करेंगे, वीडियो लंबा काफ़ी हो गया है। तो आप लोगों को अच्छा लगे वीडियो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा।